बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, जो आपकी वर्कशीट 9 है जो 23 तारीख को आनी थी वो शिफ्ट होके 27 तारीख को हो गई है, क्योंकि आपकी दशहरे की छुट्टियां पड़ गई थी ना। तो इसलिए जो 23 तारीख की आपकी वर्कशीट है उस पर अंदर 23 तारीख लिखा हुआ है, लेकिन वह एक्चुअल में 27 तारीख की है। ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 9 जो कि डेट 23 अक्टूबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, जो कि सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। यानी कि इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। जो नाइट्रोजन होती है हम उसे सीधा नहीं ले सकते, तो कैसे? पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है इसको देखते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसपे जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलती है वो चेंज होकर हमें मिलती है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु मिलता है बेटा। ठीक है, तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे दाल वगैरह हो गई, उनके जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु मिलता है, जो जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो वातावरण से हमें नाइट्रोजन मिलती है उसको चेंज कर देता है। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आज हम चक्र पढ़ेंगे। ये बेटा नाइट्रोजन चक्र है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, यहाँ देखिए, आप इस चक्र को देखिएगा। नीले व हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। देखिए, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो उपस्थित होते हैं जो जीवाणु होते हैं, और नीले हरे शैवाल जो होते हैं, वो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन मिलती है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। फिर क्या होता है, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। जब ये मिट्टी में चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, जो पौधे होते हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो उन नाइट्रोजन यौगिकों को लेके वो पौधे के हर भाग में उसको पहुंचा देती हैं। अब जब वो पौधे के हर भाग में पहुंच गई तो फिर इन पौधों को जंतु खाते हैं। ठीक है, तो यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक फिर वो पहुंच जाती है। ठीक है, पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित, अब उन्होंने खाली नाइट्रोजन वो उनकी बॉडी में पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जब उनकी मृत्यु हो जाएगी पौधों की और जंतुओं की, तो क्या होगा, फिर जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं ना, कवक, वो क्या करते हैं, इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। फिर जो नाइट्रोजन होता है फिर उसके उनकी नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं, वो वापस से फिर से यूज़ हो जाता है। या आप यहाँ से देख लीजिएगा नाइट्रोजन चक्र। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और वायुमंडल में फिर वो वापस चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, फलीदार पौधों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। फर्स्ट ही हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो बेटा 2 विधियों द्वारा होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ी है। फर्स्ट ये वाली विधि है आपकी, राइजोबियम की वजह से होता है। सेकेंड बिजली कड़कने की वजह से भी होता है। चलिए, सेकेंड हो गया। थर्ड, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? बेटा सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि पौधों में तो एक वो वृद्धि करती है। ठीक है, वृद्धि नहीं होगी तो फिर पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे, और प्रोटीन्स बनने में भी वो मदद करती है। ठीक है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पौधों में वृद्धि के लिए ज़रूरी है, और मानव में कोशिका के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। ये प्रोटीन बनने में भी सहायता करती है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ये तो आपको यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये पिक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप खाली पिक्चर्स भी बना सकते हैं, लिख लेंगे तो और बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।